आदमी कैसे पवित्र रह सकता है चारों तरफ का जब वातावरण पवित्र ना हो। कि वो जो खुद चाहते थे, जो सच है, कई बार वो नहीं लिख पाते थे क्योंकि उनका जो संपादक होता था वो उसको उसके ऊपर प्रेशर डालता था कि आपको ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। नौकरी के लिए उनको वही लिखना पड़ता था जो एडिटर लिखता है। और देखिए आज भी वही सिचुएशन है। जो डॉक्टर है, जो पत्रकार है, जो ये है, तो सब मैं मेरे बातचीत में भी उनसे होता है कि सर आप जो बोल रहे, पत्रकार तक ने बोला है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे, पर हम इसको हम छाप नहीं सकते। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं रिसर्चर भी रह चुका हूँ, महामारी विशेषज्ञ भी रह चुका हूँ। और अभी हम कुछ दिनों से हमने ये बातचीत चालू किया है आप लोगों के साथ। हमारे जो मीडिया पार्टनर है क्यूवाई को काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमारा बातचीत जाए। और हम कोशिश करते हैं कि असली जो हो रहा है वातावरण जो है हमारा, साइंटिफिक वातावरण या एकेडमिक वातावरण या मीडिया का भी वातावरण, आप लोग ने महसूस किया होगा कि लोग खुल के नहीं बोलते हैं और कई मजबूरियां लेके बोलते हैं। और हमारा हमेशा रहा है कि हम जो चीज़ है, स्थिति है, ज़मीन का जो स्थिति है या ग्राउंड सिचुएशन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और क्यूवाइब का भी ऐसा ही उद्देश्य रहता है। तो इसलिए हमारा ये पार्टनरशिप काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो आज हम कुछ बातचीत करेंगे, इनफॉर्मल बातचीत करेंगे, जो कि हमारे साथ बातचीत करते हैं। कुछ हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन में है, यहाँ तक कि कुछ लोग साइंटिफिक है, कुछ रिसर्चर्स है, कुछ जर्नलिस्ट भी है, काफ़ी जर्नलिस्ट भी है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा डेमोक्रेसी के कई पिलर्स होते हैं, उसमें एक जर्नलिज्म का भी बहुत अच्छा पिलर होता है। और कुछ दिनों से वो मजबूत इतना नहीं है क्योंकि काफ़ी प्रभाव में आ रहे हैं। तो आज हम ये बातचीत करेंगे कि जैसे हम तो खुल के बात करते हैं, हम अपने इस लेवल में हम पहुंच गए हैं कि हमको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। पर हम जब बात करते हैं, हमसे दूसरे जो बात करते हैं, जो हमारे बात से मानते हैं, हम जो बात कर रहे हैं, सहमत रहते हैं, पर वो खुल के नहीं कह सकते हैं। कुछ जैसे मिडिल लेवल कुछ डॉक्टर है या डॉक्टर कुछ नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, रिसर्चर्स गवर्नमेंट सर्विस में है, यहाँ तक कि आईसीएमआर के भी मैं रिसर्चर्स के साथ मेरा संपर्क रहता है। उनका मैं एथिकल कमेटी में भी कुछ दिन में चेयर किया उनका। तो उन लोग बोलते हैं कि सर हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, हमको कुछ मजबूरियां हैं। क्योंकि फिर जो रिसर्चर्स जो होते हैं उनको ग्रांट मिलता है, उनको बड़े बड़े फार्मा कंपनी जिनका कि अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जिनका कि अपना ये प्रमोट करना रहता, उनसे काफ़ी रिसर्च ग्रांट मिलता है। पब्लिकेशन के लिए उनको ये मिलता है, मदद मिलता है। और आजकल का जो माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि अगर आप पब्लिक नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तो आपको जॉब नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। सो जो अच्छे से अपना सिद्धांत से चलेंगे वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो ये सब मजबूरियां मैं उनको पूछते हैं हमसे वो कि हम क्या करें। तो उनको मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनको मैं क्या एडवाइस देता हूँ, उनको क्या सुझाव देता हूँ। हमने दो उदाहरण मैं उनको देता हूँ। एक उदाहरण है संडे जेंटलमैन, मैं समझाऊंगा संडे जेंटलमैन का क्या मतलब है। और दूसरा है राम तेरी गंगा मैली। जैसे गंगा भी मैली हो रही है, हमारा जो एकेडमिक है, जो शिक्षा है, जो हमारा शोध है, रिसर्च है, जिसको कि हम सरस्वती कहते हैं, वो भी मैली हो रही है। तो गंगा जैसे पवित्र हम कैसे फिर से बन सकते हैं। तो एक पहला मैं उनको उदाहरण जो देता हूँ वो संडे जेंटलमैन से देता हूँ उनको। संडे जेंटलमैन का क्या मतलब है। एक बहुत साल पहले, आप लोग ने शायद नाम ना सुना हो, अभी के जो लोग हैं, यंग लोग हैं, एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर थे
इरविंग वेलेस, अमेरिकन ऑथर थे इरविंग वेलेस। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे उपन्यास लिखे हैं, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी शोध करके उन्होंने उपन्यास लिखा है। एक उनका उपन्यास नोबेल प्राइज़ के ऊपर भी है, द प्राइज़ बोल के है। पूरा अंदर का क्या चलता है, कैसे नोबेल प्राइज़ नॉमिनेट होता है। एक वो उपन्यास के हिसाब से लिखते थे, पर पूरा एक्चुअल रिसर्च होता था। उनका जो उसका जो उपन्यास के जो पूरा प्लॉट रहता था, वो पूरा रिसर्च करके लिखे थे। तो उनका एक किताब है द संडे जेंटलमैन, वो कलेक्शन ऑफ एसेज है, कई उनके आर्टिकल्स है, एक से एक आर्टिकल्स है। तो संडे जेंटलमैन, जब मैं किताब आज से शायद 20-30 साल पहले मैंने वो किताब मेरे हाथ में आया, जब मैं शायद कॉलेज में था, उससे भी तो 40 साल हो गए होंगे शायद, उससे भी ज़्यादा। तो वो किताब एक मेरे हाथ में लगा, संडे जेंटलमैन। तो उससे मेरे को एक ये मिला, एक आइडिया मिला कि आदमी कैसे पवित्र रह सकता है चारों तरफ का जब वातावरण पवित्र ना हो। तो उन्होंने संडे जेंटलमैन के शुरू में लिखा है, पहला चैप्टर में लिखा है कि ये उन्होंने नाम क्यों दिया संडे जेंटलमैन। इरविंग वेलेस ने कहा है कि वो अपने जब यंग थे, वो एक जर्नलिस्ट थे और वो पेपर और मैगजीन के लिए लिखते थे, और उनको बहुत धर्म संकट होता था कि वो जो खुद चाहते थे, जो सच है, कई बार वो नहीं लिख पाते थे, क्योंकि उनका जो संपादक होता था वो उसको उसके ऊपर प्रेशर डालता था कि आपको ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, या जो जनता चाहती है वो लिखना है, या कुछ। तो वो सोचते, उनको काफ़ी ये लगता था, अपना एक धर्म संकट होता था कि वो अपना अपना आज़ादी नहीं था उनको। नौकरी के लिए उनको वही लिखना पड़ता था जो एडिटर लिखता है। और देखिए आज भी वही सिचुएशन है, जो डॉक्टर है, जो पत्रकार है, जो ये है, वो सब मैं मेरे बातचीत में भी उनसे होता है कि सर आप जो बोल रहे हैं, पत्रकार तक ने बोला है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर हम छाप नहीं सकते। तो ऐसे डॉक्टर लोग भी बोलते हैं हमको। तो वो इरविंग वेलेस कहते थे कि हमने क्या किया, हमने एक पुराना, उससे हमको प्रोत्साहित हुए हम कि जो कि 17th सेंचुरी या 16-17 सेंचुरी, 1600-1700 इंग्लैंड में एक प्रथा होता था। वो प्रथा क्या था कि जो लोग संडे, आपको अभी भी मालूम है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं या उन लोग संडे को कोई बिजनेस नहीं करते हैं। संडे को छुट्टी का दिन रहता है, सबात होता है, हॉलीडे होता है, हॉलीडे। तो संडे को वो खाली कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो उन्होंने कहा था कि 17th सेंचुरी इंग्लैंड में क्या होता था कि जो लोग बहुत कर्जदार हो जाते थे, काफ़ी उधार ले लिए होते थे, डेट में होते थे, वो लोग को जेल हो जाता था अगर वो कर्जा नहीं लौटाते थे। तो उस डर से क्या करते थे, उन लोग अंडरग्राउंड चले जाते थे, छुप जाते थे। तो बट संडे के दिन उन लोग बाहर आ जाते थे। संडे के दिन इसलिए बाहर आ जाते थे कि संडे के दिन कोई उनको पकड़ नहीं सकता था। वो फ्री थे संडे के दिन। उनका जो, जिन्होंने उनको कर्ज दिया है, वो भी उनको नहीं पकड़ सकता था, पैसे वापस नहीं मांग सकता था, ना ही पुलिस उनको अरेस्ट कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रथा था कि संडे के दिन ना कोई अरेस्ट होगा, ना कोई बिजनेस होगा। तो जो कर्जदार होते थे 6 दिन अंडरग्राउंड रहते थे, संडे के दिन अपना सूट टाई कोट पहन के आ जाते थे। मैं भी इसलिए आज संडे जेंटलमैन जैसे आया हूँ। तो संडे के दिन वो घूमते थे, पार्टी करते थे फ्रीली, और फिर मंडे से फिर अंडरग्राउंड चले जाते थे। तो इरविंग वेलेस ने कहा है कि मैंने अपने इनसे ये लेके, और ऐसे कई बड़े लोग भी होते थे जो कि बाद में प्रसिद्ध हो गए। एक तो आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, रॉबिन्सन क्रूसो। एक आइलैंड में रॉबिन्सन क्रूसो अकेला पड़ जाता है, और वो कैसे, अब उसके बारे में बहुत स्टोरी हम बचपन में पढ़ते थे। उस रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास का जो ऑथर होते थे डैनियल डीफो, तो वो भी संडे जेंटलमैन होते थे, बहुत गरीब होते थे। तो वो 6 दिन अंडरग्राउंड जाते थे, संडे को आते थे। फिर जब उनका किताब बिक गया और काफ़ी पैसा हो गया, प्रसिद्ध हो गए, तो फिर वो ऊपर आ गए, बाकी दिन भी। तो जब तक हमारे पास ये नहीं हो, इंडिपेंडेंस नहीं हो, हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, हमको समझौता करना पड़ता है। तो इरविंग वेलेस ने बोला कि हम भी इनसे एग्जाम्पल हमको मिला कि हम क्या करते थे। 6 दिन हम एडिटर के लिए लिखते थे अपने पत्रकार में, अपने पेपर में या अपने मैगजीन में, और संडे को मैं अपने मर्जी से लिखता था।
संडे को मैं, जैसे वो संडे जेंटलमैन जैसे उन लोग तो कर्ज वाले थे, ये मैंने बोला संडे को मेरे को कोई अपने लिए मैं रखता था कि संडे को मैं अपने मर्जी से लिखूंगा, जो मैं चाहूंगा वो लिखूंगा। और 20 साल तक मैंने ऐसे किया, 20 साल नौकरी किया, उनको मजबूरी थी, समझौता किया, पर संडे का हमने समझौता नहीं किया। संडे को मैंने लिखा और अपने पास रखा। ये 20 साल का जो कलेक्शन है, अभी मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूँ। और फिर वो फुल टाइम ऑथर बन गए। फिर संडे उनके लिए काफी नहीं था, अपना पवित्रता एक पोर्शन रखा था उन्होंने, अपना आत्मा को पूरा नहीं बेचा था। नौकरी के लिए समझौता करना पड़ता है, लोग आत्मा बेच देते हैं अपना। बोला आप एक ऐसा पोर्शन रखिए, बाद में आप जैसे जैसे आपको आजादी मिलेगा वो संडे, बाकी दिन भी संडे मना सकते हैं आप, मतलब आजाद हो सकते हैं। तो इरविंग वेलेस का जब मैं फेमस हो गया, ऐसा हो गया, तो मेरे लिए हर डे संडे था। तो मैं अभी जो हमारे पत्रकार होते हैं या जो हमारे डॉक्टर होते हैं या जो खुल के अभी बोल नहीं पाते, मैं उनको कहता हूँ यार एक कोई पोर्शन अपना रखिए, हफ्ते में एक दिन रखिए या संडे रखिए या जो भी रखिए, उस दिन आप अपने मर्जी से लिखिए, अपने मर्जी से बोलिए, बाकी दिन आप नौकरी के लिए समझौता कीजिए। तो अपनी आत्मा को पूरा ना बेचे। और हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आप जो लिखे होंगे, जो हमारे जो डॉक्टर जो रिसर्चर्स है उनको मैं कहता जो आपका अच्छा रिसर्च है वो संडे को कीजिएगा, अच्छा राइटिंग है उसको आराम से पब्लिश कीजिएगा। आपके नौकरी के लिए जो चाहिए वो कहिए, उसको सीरियसली नहीं लीजिए, पर संडे के दिन आप जो रिसर्च करेंगे उसमें कोई फार्मा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसका कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं होगा या उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरा मेरा उदाहरण है गंगा से। अभी मैं तो सोच रहा था कि ये इंसान में ही ऐसा रहता है कि एक ही है। तो अभी गंगा के बारे में बहुत ही एक दिलचस्प चीज हमको बचपन में, हमको हमारी माताजी जो थी वो हमारे माताजी का जो परवरिश हुआ था अपने नाना के पास हुआ था। उनके ग्रैंडफादर जो थे मिस्टर डीएन चैटर्जी या डॉक्टर डीएन चैटर्जी, वो इंडिया के सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर थे आगरा में से। उनके पास हमारी माताजी पली थी और वो काफ़ी बड़े रिसर्चर थे। उनका अभी भी जो मोदी का किताब है फॉरेंसिक मेडिसिन में, उसमें भी अभी उनका नाम है मिस्टर डीएन चैटर्जी। तो उन्होंने, मेरी माताजी सुनाती थी कि गंगा को तभी से कहते थे कि प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पर वो कहती थी कि हमारे नाना जी कहते हैं कि उन्होंने खुद रिसर्च किया था, गंगा का पानी लेते थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता था, वहाँ से उन्होंने, बोलते हैं हमारे उनके नाना जी ने पानी लिया, लैब में टेस्ट किया और कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। तो मेरी माताजी कहती थी कि ये गंगा बड़ा होली रिवर है, काफ़ी पवित्र है, इसको कोई दोषित नहीं कर सकता है। तो मैं तब तो मैं इतना रिलीजियस नहीं था, तभी भी नहीं था, अभी भी शायद इतना रिलीजियस नहीं हूँ, तो मैं नहीं मानता था वो बात को। मेरा तर्क हो जाता था माताजी से कि ये सब तो अंधविश्वास है, और हो सकता नाना जी को भी ठीक से नहीं किया होगा उन्होंने। तो ये मैं बात को, पर याद था मेरे को कि ऐसा वो मेरे माताजी के नाना जी ऐसा रिसर्च किया था। उस टाइम उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, पर उन्होंने टेस्ट किया था। तो मैं ये बात फिर भूल गया। मैं अभी 10 साल पहले, अभी मेरा 10 साल पहले मेरा उम्र 60 ईयर्स का था। मेरी माताजी भी जिंदा नहीं है, मेरे माताजी के नाना जी तो काफ़ी दिन पहले ही गुजर गए हैं। तो एक मैं लेक्चर सुना, एक गेस्ट लेक्चर आया था, एक बड़ा वायरोलॉजिस्ट आए थे हमारे कॉलेज में। तो उन्होंने बताया कि गैंजेस में आज का साइंटिफिक, अभी फिर बाद में मैंने सर्च किया, पेपर्स भी आ गए हैं, गैंजेस